अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल 6.16 देखी थी, जिसके अंदर हमारे पास एक सर्किट था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास फर्दर जो है यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज अवेलेबल है और यहाँ पे हमने आउटपुट वोल्टेज को देखना है और हमने देखा था कि किस तरीके से जो है ना इस सर्किट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे पास क्या चीज़ थी कि हमने इस सर्किट को एक नहीं एटलीस्ट जो है ना 2 दफ़ा जो है ना हमने डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व करना है। पहला केस हमारे पास ये सर्किट एक बिल्कुल नई किस्म की फॉर्म इसकी आ जाएगी जब हम डीसी में देखेंगे। जब हम डीसी में देखेंगे तो उस केस में हमें ये एसी वाला जो है कपलिंग कैपेसिटर्स हमारे पास जो है ना ओपन होंगे और उस सिनेरियो में हमने पूरा अपना सॉल्व इसको करना था और जो सर्किट उस केस में बनेगा उसको हम डीसी के अंदर सॉल्व करेंगे। ये डीसी के अंदर सॉल्व करने के लिए वो सारे मेथड जो आप लोग पहले कोर्सेज में पढ़ चुके हैं, जो डीसी बायसिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट होनी है। अब यहाँ पे ये आपके पास कॉमन एमिटर टाइप बायसिंग का सिनेरियो बन जाता है। अब हो सकता है इसकी बजाय अगर आपके पास यहाँ पर एक रजिस्टर इस तरीके से लगे होते, ठीक है, और ये 10 वोल्ट के साथ है, -10 है, तो एक और किस्म की बायसिंग हो जानी थी। तो जो भी बायसिंग टेक्निक आपके पास आएगी आपने उसको सॉल्व करके क्यू पॉइंट या डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है। इसको सॉल्व करने के बाद जब आपके पास आईसी की टर्म आ जाएगी और वीसीई, इसलिए आपको पता होना चाहिए वीसीई या फिर जो है वीसी कह लें या वीई कह लें, क्योंकि हमेशा जो है वीसीई ही नहीं, ये तीनों चीज़ें लेट से ये सारा फाइंड आउट कर लेते हैं आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या एक्टिव मोड में हैं कि नहीं है। जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद इस आईसी और इन चीज़ों की वैल्यू की बेस के ऊपर आप निकाल लेंगे जीएम, जो कि आपके पास होता है आईसी ओवर वीटी, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने निकाल लेना है आर पाई। अगर पाई मॉडल आपने यूज़ करना है तो उस केस में ये हो जाएगा जनाब बीटा बाय जीएम, या अगर आपने टी मॉडल यूज़ करना है तो आप आर ई निकाल लेंगे, जो कि आपके पास है अल्फ़ा ओवर जीएम। तो अब ये स्मॉल सिग्नल के लिए ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, पर ये सारा कुछ आप तब कर सकते हैं जब आपके पास सबसे पहले आईसी निकले, और आईसी आपके पास निकलेगा जब आपने डीसी एनालिसिस करके ये सारा सॉल्व कर लेंगे। जब वो हो जाता है उसके बाद आपने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पे आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो जब ये सारा कुछ आपके पास ये प्रोसेस हो जाता है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए चीज़ बन जाती है, तो आपने जो है अभी ये पैरामीटर्स निकाले हैं और आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसके लिए ये पैरामीटर निकालने के बाद आपने जो है ना स्मॉल सर्किट का जो है एसी मॉडल बनाना है। उसमें क्या होगा कि जनाब ये आपके पास ग्राउंड हो गया, क्योंकि डीसी वोल्टेज जो है उसको सप्रेस कर देना है। ये वाली चीज़ आपके पास ग्राउंड हो गई, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया, ये आपके पास इस चीज़ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये जो कैपेसिटर के ये जो ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल्स थे, इन तीनों टर्मिनल्स के दरमियान में आपने ये स्मॉल सिग्नल मॉडल का कर देना है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे टी मॉडल लगाते हैं तो हमें पता था मीटर टू बेस या बेस टू मीटर हमें आर ई नज़र आ रहा है, स्मॉल आर ई, वो क्या वैल्यू है उसकी वो यहाँ से आपने निकाल ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर से इस डायरेक्शन के अंदर अल्फ़ा आई ई आ रहा है, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो आई ई होगा, और जो ये बीच में बेस वाला था कंपोनेंट वो यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह का सिनेरियो आ गया। फिर ये एसी मोड के अंदर जब मॉडल प्लेस करके फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो फिर एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा। तो मतलब कि आपको एक किसी भी सर्किट को सॉल्व करने लिए पहले डीसी एनालिसिस करना है, स्मॉल सिग्नल जो है लेट्स से पैरामीटर्स इसको कह देते हैं, एनालिसिस अभी नहीं आया, ठीक है। पैरामीटर्स को वैल्यूएट करना है आपने,
पैरामीटर्स को। उसके बाद जो है आपने ये स्मॉल सिग्नल जो है पूरा सर्किट एक बना लिया, जिसमें एसी सर्किट के अंदर स्मॉल सिग्नल मॉडल ट्रांजिस्टर की जगह रिप्लेस किया और सॉल्व करके रिज़ल्ट तक आप लोग पहुंच जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ना मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कॉन्सेप्चुअली आपके लिए ना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा जब हमने स्मॉल सिग्नल जो है डेरिवेशन इसकी की थी, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ क्या आई थी कि जी वी बी ई लेट से इज़ इक्वल टू कैपिटल और ये चीज़। इसी से फर्दर हमारे पास चीज़ आ गई थी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है आई और लार्ज सिग्नल जो सी है वो हमारे पास था डीसी प्लस स्मॉल सिग्नल के बराबर। इसी तरीके से हमारे पास जो VCE था, सॉरी ये इसको लार्ज सिग्नल में कर देते हैं, लार्ज सिग्नल VCE जो हमारे पास था वो हमारे पास आ जाता था VCE प्लस स्मॉल VCE। तो हमने तमाम इन जगहों के ऊपर हम जब देख रहे थे तो हमें पता चला कि जी लीनियरिटी की वजह से हमारे पास इनपुट हो या आउटपुट हो, बल्कि पूरा जो का पूरा जो सर्किट हमारे पास है उसको हम दो डिफरेंट सर्किट्स में जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास हर जगह के ऊपर DC का रिज़ल्ट आ रहा है और दूसरा हमारे पास हर जगह के ऊपर AC का रिज़ल्ट आ रहा है। तो जो हम टेक्निक एक्चुअल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि पहले पूरे सर्किट का DC मॉडल लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं, AC पैरामीटर निकाल के, उसके बाद हम ये स्मॉल सिग्नल जो है या AC के अंदर जो है सॉल्व कर लेते हैं। और क्योंकि हमारा सिस्टम लीनियर है, ठीक है, लीनियरिटी की आपको जो है ना मैंने प्रॉपर्टीज़ एक लेक्चर्स में भी और Q&A सेशंस के अंदर भी जो है वो बताई थी कि जो लीनियर हमारे पास सर्किट हो उसके अंदर लेट से ये जैसे हमारे पास था स्मॉल सिग्नल, लेट से ये इनपुट है, लार्ज सिग्नल इनपुट ये है, तो इसको हम लिख सकते थे DC प्लस AC, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर हम पहले सिर्फ और सिर्फ DC इनपुट दें और ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर लें रिज़ल्ट, और फिर हम AC इनपुट दें और इसकी वजह से जो ये वाला सारा रिज़ल्ट आ रहा है वो फाइंड कर लें, लेट से ये VCE को वैल्यूएट कर लें, VBE के साथ ये आ गया, DC के साथ DC आ गया और AC के साथ AC, तो एंड पे हम लोग जो है ना दोनों को इकट्ठे इधर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह है जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि अगर एक सिस्टम है हमारे पास इस तरह का लेट से बना हुआ जो कि लीनियर सिस्टम है, उधर हम x1 इनपुट देते हैं तो x आउटपुट 1 आ जाती है, और अगर आप उस सिस्टम को x2 इनपुट देते हैं तो आउटपुट आ जाती है x आउटपुट 2। लेट्स से कि ये आपने जो है DC दे दी है, ये आपने AC दे दी है, तो ये जो आउटपुट है ये आपके पास AC आउटपुट आएगी, ये आपके पास DC आउटपुट आएगी, ठीक है। लाजमी नहीं है कि ये इस तरीके से ये हमारे पास, क्योंकि हम प्योर AC वैसे दें तो आमतौर पे नहीं उसने ऑपरेट करना होता, तो ऑफ कोर्स ये दोनों सिग्नल इकट्ठे ही आएंगे। पर लिनियरिटी ये डिक्टेट करता है कि जब हमने उसी सिस्टम को A कह लेते हैं, सिस्टम का नाम है, उसी सिस्टम को जब हम x1 प्लस x2 ये दोनों जो है वो इकट्ठे देंगे AC प्लस DC, तो आउटपुट जो है वो हमारे पास x आउटपुट 1 प्लस x आउटपुट 2 के बराबर आएगी, ठीक है। तो हम अब एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं अपने इस पूरे मेथड के अंदर, हम ये कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि जी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, क्योंकि DC होगा और उसके बाद ही फिर आप AC सिग्नल अप्लाई करके कर सकते हैं। लीनियरिटी आपके पास तभी इंश्योर्ड है कि पहले DC के हिसाब से आपने क्यूब पॉइंट सही पे बायस किया हुआ है, और जो है ना बाकी अगली साइड के ऊपर ना इस तरीके से करके।
तो लीनियरिटी हमारे पास तभी इंश्योर्ड होती है। तो इस तरह की चीज़ को हम ऐसे सॉल्व करते वक्त हम कर सकते हैं लीनियरिटी की वजह से, कि पहले अगर हम खाली डीसी रख के डीसी फाइंड कर लें एक अलहदा सिस्टम के थ्रू, और फिर जो एसी मॉडल के अंदर जो सिस्टम का बिहेवियर जिस तरह से है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लें, ठीक है, और एंड पे उन दोनों की जो आउटपुट्स के रिजल्ट्स हैं उनको ऐड करके हम फिर कह सकते हैं कि ये हमारे पास ओवरऑल सिस्टम का रिस्पॉन्स है। तो यही जो काम है, यही काम हम लोग कर रहे हैं इधर। एक सेकंड। अच्छा जी, तो इस तरीके से जो है ना हम लोग अपना डीसी और एसी का सेपरेट एवेल्यूएट करके मॉडल्स इस्तेमाल करके हम ओवरऑल रिजल्ट निकाल लेते हैं, और ये तमाम स्टेप्स इधर लिखे हुए हैं, ठीक है जी, कि ये 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आपने जो है ये पूरा एवेल्यूएट करना है। पहले के अंदर डीसी एवेल्यूएट किया, स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स एवेल्यूएट किए, फिर आपने जो है डीसी सोर्सेज को सप्रेस किया, जिसका मतलब है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। फिर आपने रिप्लेस करना है बीजेटी को उसके स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल के साथ, और जो भी मॉडल आपने यूज़ करना है उसके थ्रू एनालाइज बना के और उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये वाला एक हमारे पास जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर भी यही काम किया गया था, ठीक है, कि हमारे पास डीसी तो इधर कोई सप्लाई थी नहीं, तो इसको तो वैसे ही ओपन कर दिया था यहाँ पे, वरना जो है शॉर्ट इस तरीके से इसने बन जाना था। लेकिन ये क्योंकि ओपन थे तो डीसी में सॉल्व कर लिया और एसी के केस में हमने फिर सॉल्व कर लिया, और एंड पे जो रिज़ल्ट आएगा ना इस पॉइंट पे वीसी, ये हमारे पास डीसी और एसी दोनों आ रहे होंगे। डीसी वैल्यू जो थी वो हमारे पास है -5.4, ये कलेक्टर खाली वोल्टेज की बात हो रही है इधर ना, बल्कि इसको सही तरह से लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू -5.4, और क्या हो गया इसके अंदर जनाब, +1.83 साइन ऑफ ओमेगा टी, या जो भी टाइम के साथ कोई भी फंक्शन इसको कर लेना, 50 टी कर लें 50 हर्ट्ज़ के साथ, तो ये पूरा हमारे पास जो है ना इस तरीके से रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, अब एक और इसी को सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो ये है कि डायरेक्टली सर्किट के ऊपर ही सॉल्व कर लें, स्मॉल सिग्नल के केस में मॉडल को बनाए बगैर ही, ठीक है। ये भी एक अप्रोच मतलब के अवेलेबल होती है हमारे पास, जैसे कि ये कोई सिनेरियो है जहाँ पर एक ना बने। अब स्मॉल सिग्नल मॉडल हम बना के भी क्या करते हैं, तो हमें तो पहले ही पता है ना कि जी इधर से जो करंट आ रहा है ये उससे बीटा टाइम ज़्यादा होगा। स्मॉल सिग्नल के केस में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ से हमें जो है लेट्स से आर पाई नज़र आ रहा है, और इधर करके इस तरह, ये मैं फिर दोबारा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वरना हमें डायरेक्टली आइडिया कि जी बेस से देख रहे हैं तो आर पाई नज़र आना है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप के जी ये प्लेस कर दिया, सेकंड स्टेप के अंदर हमने आई बी निकाल लिया। आई बी हमारे पास कितना आता है, आई बी हमारे पास आ जाएगा वी आई, जो ये इनपुट वोल्टेज थी, डिवाइडेड बाय आर बी बी प्लस आर पाई, क्योंकि हमें पता है इधर ये सॉल्व करके ये चीज़ निकाल ली। तीसरे स्टेप में इसी आई बी को बीटा से मल्टीप्लाई करके आई सी निकाल लिया। फिर उससे अगले स्टेप के अंदर क्या किया हमने, जो है वी आउटपुट को निकाल लिया, माइनस आर सी आई सी इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी आई बी। आई बी की वैल्यू प्लेस कर दी जो कि थी वी आई ओवर आर बी बी प्लस आर पाई, वो सारा प्लेस किया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये वी आउटपुट ओवर वी इनपुट यहाँ पर से लिख दिया, तो ये माइनस बीटा आर सी ओवर आर बी बी प्लस आर पाई, ये हमारे पास सीधा जो है ये रिज़ल्ट आ गया खाली सर्किट के ऊपर ही सॉल्व करते हुए। इसी तरह ये जो सेकंड एक हमारे पास सिनेरियो था इसके अंदर भी हम इसी तरीके से इसको कर सकते हैं कि ये एसी के केस में जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो जी इधर हमारे पास इनपुट है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जी हमने आर ई वैल्यूएट कर लेना है कि इधर से देखने पे इनपुट रेजिस्टेंस हमें क्या नज़र आ रही है।
फिर हमने क्या करना है कि जी हमने आई ई करंट निकालना है। अब आई ई करंट जो है वो हमारे पास जो है यहाँ से जितना, रुक जाए इसको, जो आई ई करंट है हमें पता है यहाँ से ग्राउंड के बीच में हमें स्मॉल आर ई नज़र आ रहा है। तो जो ये करंट है, टेल के ऊपर भी इनपुट है, हेड के ऊपर ज़ीरो है, बीच में जो है आर ई रजिस्टर है, तो आई ई इज़ इक्वल टू वी आई ओवर आर ई। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि जी कलेक्टर करंट इसके टर्म्स में निकाल लिया आपने, अल्फ़ा आई ई, और आई ई की वैल्यू जो थी वी आई ओवर आर ई थी, ये निकाल लिया आपने। चौथे स्टेप के अंदर आपने क्या किया कि जी ये करंट इसमें से फ़्लो कर रहा है, तो वी आउटपुट इज़ इक्वल टू आई सी आर सी, ठीक है, ये आ गया। और फिर जो है फिफ्थ पॉइंट के ऊपर जो है वी आउटपुट ओवर वी इनपुट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर सी ओवर आर ई, ठीक है। और यहाँ पे जाके जो है ये सीधा रिज़ल्ट जो है ना ये हमारे पास आ जाता है। तो ये सारा ना बेसिक्स, ये इस लेक्चर के अंदर भी ये जो है मतलब अच्छा खासा टाइम मैंने दोबारा ये सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन करने में लगाया है, क्योंकि ये जो बेसिक पॉइंट है ना ये अक्सर नहीं समझ आ रहा होता। स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि जी डीसी के ऊपर, अब मैं गेन पूछता हूँ, वो डीसी वोल्टेज निकाल लेते हैं कि जनाब इधर जो है ये 5 वोल्ट है, लेट्स से 5.4 है, वो कहेंगे कि जी अच्छा वी हमारे पास जो है वो 0.7 थी, तो हम वो क्या करेंगे जनाब -5.4 है डिवाइडेड बाय 0.7 निकाल के और कहेंगे जी ये गेन आ गया। तो ये चीज़ आपके पास गलत है। ये डीसी और स्मॉल सिग्नल जो वोल्टेजेस हैं इनमें फ़र्क है, और यही फ़र्क आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने शुरू से तमाम स्टेप्स के थ्रू ये चीज़ आपको जो है क्लियर करवाई है कि हम लीनियरिटी की वजह से डीसी और एसी को अलग-अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब डीसी को कंसिडर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो सप्लाई लगी हुई हैं वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर कैपेसिटर था तो वो कैपेसिटर की वजह से ये ओपन हो गया, यहाँ पे कैपेसिटर की वजह से ओपन हो गया, और वो एक नए किस्म का सर्किट होगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने क्यू पॉइंट निकालना है। जब गेन निकालने की बात आएगी तो वो आपने स्मॉल सिग्नल जो है वो एनालिसिस के थ्रू, स्मॉल सिग्नल मॉडल के थ्रू उसको एवेल्यूएट करना है। अच्छा जी, तो आगे हमारे पास क्या चीज़ आती है, ऑगमेंटिंग द स्मॉल सिग्नल मॉडल टू अकाउंट फॉर अर्ली इफेक्ट। तो अब इसी स्मॉल सिग्नल मॉडल में अगर आपने अर्ली इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करना है, जो कि अर्ली इफेक्ट क्या था हमारे पास, इज़ इक्वल टू वी ए, ये अर्ली वोल्टेज आपको गिवन होगी, डिवाइडेड बाय आई सी, ठीक है। और ये हमें नज़र आती थी कलेक्टर टू एमिटर। तो स्मॉल सिग्नल जो कंप्लीट मॉडल बना था निकालने के बाद उसके अंदर भी हम कलेक्टर टू एमिटर जो है आर आउटपुट को प्लेस कर देंगे, तो इससे थोड़ा सा हमारा जो ओवरऑल सर्किट है ना वो हल्का सा कॉम्प्लेक्स एक तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये पाई मॉडल के केस में हमने जो है आर ओ को इनकॉर्पोरेट किया है। तो सॉल्व करते वक्त जो है ना अब इस रजिस्टर का भी ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है जिसके अंदर हमें अर्ली इफेक्ट की जो है ना वोल्टेज वो भी गिवन है हमें। अच्छा, इधर क्या है कि हमें ना डीसी एनालिसिस करना है के लिए लेट से जो है ना ये एक आई की वैल्यू हमें, जो ये करंट सोर्स है वो गिवन है, 10 वोल्ट्स हमें यहाँ पे गिवन है, अर्ली वोल्टेज गिवन है, और ये सारी की सारी जो पैरामीटर्स हैं ना ये हमने एवेल्यूएट करने हैं, इनको हम देख लेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि जी डीसी वोल्टेजेस आप एवेल्यूएट करें, तो डीसी वोल्टेजेस के केस में ये जो कैपेसिटर्स हैं ये ओपन सर्किट हो गए, और हमारे पास एक नया सर्किट आ गया। वो नया सर्किट क्या है, उसके अंदर यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसको प्लस की बजाय सीधे 10 लिख देते हैं, 10 वोल्ट आ गए। यहाँ पे ये रजिस्टर आ गया 8K का। अब जब आपने ये सप्लाई डीसी रखी है तो मतलब डीसी मॉडल ही बनने जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये नीचे से ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये हमारे पास 10K है, और यहाँ पे हमारे पास आई है जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 मिली एम्पेयर।
ठीक है। तो अब ये सर्किट हमारे पास बन गया, ये कैपेसिटर्स और उनके आगे पीछे वाली चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि डीसी वोल्टेजेस एट द बेस एमिटर एंड कलेक्टर, मतलब कि ये जो है वीसी निकालना है, ये वीबी निकालना है और ये वीई निकालना है। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि आम तौर पे जो है ना हमें यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा होता था, हम एक आध लूप केवीएल की लगाते थे, इसके क्रॉस हम कहते थे जनाब प्लस माइनस 0.7 वोल्ट्स हैं और लूप के थ्रू। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है। तो इशू क्या है कि करंट सोर्स की वजह से जो है ना अब हमें वोल्टेज इधर की नहीं पता, पर ये देखने में इनिशियली लगता है कि ये मुश्किल है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आसानी इसके अंदर क्या है, मैं स्क्रीन देख लूँ, ये जूम्ड, हाँ ये जूम्ड सर्किट आगे अवेलेबल था, तो इसी के ऊपर हम कर लेते हैं, ये ख़त्म करके ना ज़रा क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये वोल्टेज हमने निकालनी है, VC है, VE है और VB निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये है प्लस माइनस लेट से 0.7, क्योंकि हम एक्टिव मोड में जूम कर रहे हैं। तो अब सॉल्व कैसे करें इसको, हमें और किसी चीज़ का तो नहीं पता, लेकिन हमें ये चीज़ तो पता है ना कि जो हमारे पास एमीटर में से करंट फ्लो कर रहा है वो क्या करंट है। यहाँ पे कुछ नहीं कनेक्टेड, इधर कुछ नहीं कनेक्टेड, तो ये जो आई लिखा हुआ है ये हमारे पास एमीटर करंट ही तो है। मतलब ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो गिवन सप्लाई जब लग गई इसने मेक श्योर करना है कि इतना ही करंट फ्लो करे, और इर्द गिर्द कोई और रास्ता भी नहीं है कि ये करंट कोई शेयर हो सके या केसीएल लग सके। तो ये सारा का सारा करंट इधर से ही आ रहा है। तो हमें आई तो सर्किट को देखते ही यहाँ पे पता चल गया कि जनाब 1 मिली एम्पेयर है, ठीक है। तो अगर ये हमें पता है तो हम IC भी निकाल सकते हैं। IC हमारे पास क्या होगा, वो होगा अल्फ़ा IE। तो अब IE की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है, अल्फ़ा जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होगा 100/101, बीटा ओवर बीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास तकरीबन लेट से आ जाता है 0.99 मिली एम्पेयर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 1 ही मिली एम्पेयर लेट से है। तो उसके अलावा जो है ये अप्रोक्सीमेट हमने कर दिया, ठीक है, कि हम अब इतने पॉइंट्स के अंदर क्या पढ़ें। फिर बेस करंट निकालना है, तो बेस करंट हम इस एमीटर करंट से जो ओरिजिनली गिवन था उसी से निकाल लेंगे। आई बेस इज इक्वल टू आई एमीटर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/101 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि 100 और 101 बहुत ही करीब हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह देंगे कि जी ये हमारे पास आ जाता है 10 माइक्रो एम्पेयर, एक्चुअली 9.9 माइक्रो एम्पेयर होगा, ठीक है। आप उससे भी प्रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो है थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर है सच इधर नहीं डायरेक्ट अवेलेबल। तो हमारे पास 10 माइक्रो एम्पेयर आ गया। अब ये 10 माइक्रो एम्पेयर इधर से ऊपर को होगा कि नीचे को होगा, ये भी एक बड़ी ट्रिकी चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है। तो क्योंकि हमारे पास करंट बेस के अंदर मूव करता है, ये इस डायरेक्शन में है IB, तो यहाँ पर जो है अब ऊपर को करंट जा रहा है, तो नीचे इधर से जो करंट है यहाँ से भी ऊपर को ही जाएगा, मतलब कि यहाँ से जो करंट है इधर को फ्लो कर रहा है। तो IB आपके पास इस डायरेक्शन में करंट है। तो अब V बेस आपने अगर निकालनी है तो वो हमारे पास इसके क्रॉस जो है ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, 0, इस नोड पे 0 वोल्टेज है, माइनस VB इस नोड पे VB वोल्टेज है, इज़ इक्वल टू, बल्कि डिवाइड इसको कर दें 10 के, नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने वोल्टेज निकालनी है।
इज इक्वल टू 10K टाइम्स IB जो कि हमारे पास है लेट्स से 10 माइक्रो एम्पेयर इज़ इक्वल टू VB की वैल्यू कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई जनाब 0.1 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये मैं इधर ये इतना कुछ जो लेबल किया हुआ है मैंने, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है -0.1 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ना आम तौर पे क्या होगा कि आप कहेंगे अच्छा जी यहाँ पे तो -0.1 आ गया, इसका मतलब है बेस टू मीटर वोल्टेज हमारे पास जो है वो लेस देन 0.7 है। आप कहेंगे कि जी V बेस इज़ इक्वल टू -0.1, तो आप कहेंगे जी क्योंकि जी ये नेगेटिव आ गया तो VB लेस देन 0.7, और आप कहेंगे कि जी ये ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन रुकें ज़रा, एक दफ़ा दोबारा इस चीज़ को देखें। अगर आपके पास ये मीटर करंट इधर से लाजमन फोर्स होके फ़्लो कर रहा है, ठीक है, तो क्या एमिटर करंट अगर फ़्लो कर रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि ये कट ऑफ में हो? वोल्टेज सोर्सेज लगे हों तो उस केस में तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन अगर ये करंट सोर्स लगा हुआ है और ये मीटर करंट लाजमन इसमें से फ़्लो कर रहा है, करंट सोर्स की प्रॉपर्टी ये है कि उसने अपना करंट लाजमी फ़्लो करवाना है, चाहे जो मर्ज़ी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाए। ठीक है, तो अगर ये करंट सोर्स लगा है और ये लाजमी करंट फ़्लो करा रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे पास कट ऑफ में नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये तो खाली बेस वोल्टेज है -0.1 वोल्ट। बेस टू एमीटर वोल्टेज का तो हमें तब पता चलेगा जब एमीटर के ऊपर हमें पता चलेगा क्या वोल्टेज है, पर एमीटर पे वोल्टेज निकालने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है। करंट सोर्स करंट तो लाजमन हमें पता होता है कितना फ़्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज कुछ भी हो सकती है। इसने इतना करंट फ्लो कराना है, चाहे इधर -1 मिलियन वोल्ट आ जाए चाहे +1 मिलियन वोल्ट आ जाए, ठीक है, या कोई भी वैल्यू इन बिटवीन आ जाए। करंट सोर्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपना करंट लाजमी फोर्स करवाता है। तो इसका मतलब है कि इधर अगर नेगेटिव भी वोल्टेज आनी हो तो वो आ सकती है। तो क्योंकि हमें फिर बजाय इसके कि हम VBE निकालें इस अजम्पशन के साथ कि जी ये -0.1 है तो क्या होगा, हमें क्योंकि पता है कि ये एक्टिव मोड में है तो हम VBE की वैल्यू कहेंगे कि 0.7 है, ना कि ये निकालने वाली चीज़ नहीं है। ये इस करंट सोर्स की वजह से हमें पता है कि 0.7 वोल्ट होगी, तो ये 0.7 वोल्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 0.7 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर VBE 0.7 वोल्ट है, ये मैं अब बाकी चीज़ें इधर से रिमूव कर दूँ। VBE 0.7 वोल्ट है तो ये एमीटर वोल्टेज भी हमें निकालने का कहा गया था, तो वो हमें पता चलता है VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE। ठीक है, तो बेस वोल्टेज हमें पता है, VBE हमें पता है, VE की क्या वैल्यू आएगी, VE इज इक्वल टू VB कितना था, -0.1 -0.7 इज इक्वल टू -0.8 वोल्ट। तो जो ये नोड है ये आपके पास होगा -0.8 वोल्ट पे, और जो ये वाला नोड है ये आपके पास होगा -0.1 के ऊपर। ठीक है, तो ये हम मतलब कि ये सिर्फ करंट सोर्स की वजह से हमारे पास एक अजीब सा बिहेवियर आया कि इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से नहीं सॉल्व कर पाए। अच्छा, अब उसके बाद क्या आता है कि जी कलेक्टर करंट हमें पता था कितना है, वो हमारे पास कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर के बराबर था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर के बराबर जो है ये कलेक्टर करंट था, जो कि ये है।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जनाब 10 माइनस वी सी इज़ इक्वल टू ये टाइम्स ये, मतलब कि 8 टाइम्स 1 मिली एम्पेयर, ये 8 वोल्ट हो जाएगा। तो वी सी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये जो नोड है ये आपके पास आ गया तकरीबन 2 वोल्ट के करीब। एक्चुअल वैल्यू 2.01 या इस तरह करके हो सकती है, लेकिन याद रहे हम अप्रोक्सीमेशन पे कर रहे हैं। तो कलेक्टर वोल्टेज आ गई जनाब 2 वोल्ट की, बेस वोल्टेज -0.1 और एमीटर वोल्टेज -0.8। और VCE को अगर हम चेक करें मेक श्योर करने के लिए कि कहीं एक्टिव में तो हमें पता था कि इसने रखना है, लेकिन सेचुरेशन में तो फिर भी जा सकता है ना। तो VCE निकालते हैं 2 माइनस -0.8, ये हमारे पास आ गया जनाब 2.8 वोल्ट। तो ये क्योंकि ग्रेटर दैन 0.3 है तो हम सेचुरेशन में नहीं है, तो हमें पता चल गया कि जी हम जो है वो एक्टिव मोड के अंदर जो है ना ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये इसका खाली जो है ना पहला हिस्सा था इस क्वेश्चन का। दूसरे हिस्से के लिए हमारे पास आया जनाब के GM निकालें, आर पाई निकालें, आर आउटपुट निकालें। तो GM हमारे पास जो है ना, जब हमने IC निकाल लिया हो तो हम स्मॉल सिग्नल पैरामीटर निकाल सकते हैं। GM की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ठीक है, GM की वैल्यू आती है IC ओवर V थर्मल। IC हमारे पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर था, डिवाइडेड बाय 25 मिली वोल्ट था, तो ये हो गया जनाब 1/25 ओहम, ठीक है। तो 1/25 ओहम हमारे पास GM की वैल्यू आ गई। और आर पाई निकालना है हमने, तो आर पाई हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा। आर पाई हमारे पास था बीटा बाय GM, ठीक है। बीटा था 100, तो 100 को इसके इन्वर्स से करें, 100 डिवाइडेड बाय 1/25 इज इक्वल टू 2.5 किलो ओहम, ठीक है। 2.5 किलो ओहम जो है ना वो हमारे पास आर पाई की वैल्यू आ गई। इसके बाद जब हमने निकालना है अपना आर आउटपुट, तो वो हमें पता है कि अर्ली वोल्टेज डिवाइडेड बाय IC के बराबर था। अर्ली वोल्टेज डिवाइडेड बाय IC इज़ इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ जाता है जनाब 100 डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पेयर इज़ इक्वल टू 100 किलो ओहम, ठीक है। तो 100 किलो ओहम का हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने ये तीन चीज़ें वैल्यूएट कर ली। 1/25 ये है, आर पाई 2.5 किलो ओहम है, और आर आउटपुट हमारे पास 100 किलो ओहम के बराबर है। गुड। अच्छा जी, ये जो थर्ड चीज़ है ये हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जी ये जो Z टर्मिनल है ना इसको कनेक्ट कर दें हम ग्राउंड से, ठीक है। क्योंकि ये DC का बिहेवियर तो इन चीज़ों से नहीं ना चेंज होता कि ये किससे कनेक्टेड है, क्योंकि ये बाहर की चीज़ है। DC के अंदर ये सारे कैपेसिटर ओपन थे, तो उन्होंने थर्ड पार्ट में बताया Z को ग्राउंड से कर दें, X को कर दें एक सिग्नल सोर्स से जिसकी सिग्नल रेजिस्टेंस 2 किलो ओहम है। ये जनाब हमारे पास हो गया 2K, और साथ आगे जो है हमारे पास आ गया एक अदद स्मॉल सिग्नल जो है वोल्टेज V सिग उसको कहा है, V सिग्नल आ गई, और 2 किलो ओहम का हमारे पास जो है वो रजिस्टर लगा हुआ है। ये हो गया। और हमारे पास जो लोड है वो 8 किलो ओहम का एक इधर लोड लगा हुआ है।
ये हो गया जनाब 8 किलो ओहम का। अच्छा, तो अब ये सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद आपने हमसे क्या उन्होंने पूछा कि जी स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं। ठीक है जी, और यहाँ पे ये भी बता दिया उन्होंने कि जब आपने इसको जो है स्मॉल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो एसी के अंदर ये जितनी भी सप्लाईज थी डीसी, ये ग्राउंड हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं ग्राउंड की तरफ। इनको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे ये ना इस तरीके से करके ये आपके पास जो है प्लस माइनस 10 वोल्ट की लगी हुई है। ठीक है, ग्राउंड के मुकाबले में 10 वोल्ट रेज्ड पोटेंशियल है ना। तो जब आप इसको शॉर्ट करते हैं तो ये इस तरीके से शॉर्ट होकर ग्राउंड बन जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्राउंड बना देते हैं। पर जो करंट सोर्स है ना, अच्छा अब ये ग्राउंड का इसका क्या मतलब होता है कि जो वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है ना उसको आप 0 वोल्ट कर देते हैं। तो ये क्योंकि ग्राउंड के मुकाबले में 10 वोल्ट ज़्यादा था, पर अब अगर इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये शॉर्टेड टू ग्राउंड आ गया। मतलब ये नोड और ये वाला नोड दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं और वो पोटेंशियल ज़ीरो है। करंट के सोर्स में के केस में जब सप्रेस करते हैं तो करंट को 0 मिली एम्पेयर प्लेस कर देते हैं। जब इसको 0 मिली एम्पेयर करते हैं तो ज़ीरो का क्या मतलब है कि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। उसका मतलब ऐसे है कि जैसे ये ओपन सर्किट है। तो आपने क्या करना है, जब स्मॉल सिग्नल में करंट सोर्स अगर आता है तो उसको ओपन सर्किट कर देना है, और वोल्टेज सोर्स कोई आती है डीसी तो उसको आपने जो है शॉर्ट टू ग्राउंड कर देना है, और ये कैपेसिटर सारे भी शॉर्ट हो जाएंगे उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का कुछ जो है ना एक सिस्टम बन जाता है। जब इसको ओपन कर दिया फिर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये किस चीज़ के मतलब पोटेंशियल के ऊपर है, वैसे भी उसने शॉर्टेड टू ग्राउंड हो जाना था। हमसे पूछा गया कि ओवरऑल जो है ना वी वाई आउटपुट ओवर वी सिग्नल गेन निकालें अगर आर ओ को हम नेग्लेक्ट करते हैं। और फिर है कि व्हाट इज़ द एरर इन एस्टिमेटिंग द गेन मैग्नीट्यूड। अच्छा, इफ़ आर ओ इज़ नेग्लेक्टेड व्हाट इज़ द एरर इन एस्टिमेटिंग द गेन मैग्नीट्यूड। मतलब पहले आपने आर ओ के साथ बनाना है और फिर आर ओ के बगैर बनाना है, और फिर आपने फ़र्क बताना है कि जी फ़र्क क्या पड़ा, आर ओ को रखते हैं ये नहीं रखते तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारे पास। तो अब ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बन गया था, लेकिन अब स्मॉल सिग्नल में भी हमने बनाना है। मैं देख लूँ आगे कुछ नहीं इसका आया हुआ, तो चलें ये पूरा काम जो है ना हम इधर साइड पे बना लेते हैं, बल्कि बेहतर है कि ये एक नई स्लाइड के ऊपर ना यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि ना हमें इसमें जगह चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये लेक्चर को हम फिनिश कर देंगे। तो अब मैंने वहाँ पर जिस तरीके से बनाया था उस हिसाब से देखते हुए हमारे पास यहाँ पर से ये 8K का था लोड के ऊपर, ये था वाई, और ये 8K भी हमारे पास लगा हुआ था। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर था, उसका कोलेक्टर था, कोलेक्टर के साथ हम ये ऐसे बना देते हैं। इसको जो है यहाँ पर से जो करंट था उसको कह देते हैं GM VBE, उसके बाद जो है नीचे इधर से करके ये ग्राउंड हो गया। जो बेस वाला टर्मिनल था वो हमारे पास ये इस साइड के ऊपर शो कर दिया कि जनाब बेस का टर्मिनल इधर करके है, और ये हमारे पास है एमिटर का टर्मिनल, ये हमारे पास है कलेक्टर का टर्मिनल। और अगर ये पाई मॉडल जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है तो पाई मॉडल के केस के अंदर आर पाई हमारे पास थी 2.5K, उसको इधर कर दिया। और एमिटर जो है वो ग्राउंड के ऊपर किस वजह से है, वो इसलिए है कि ये ओपन सर्किट था लेकिन ये वाली जगह जो है ग्राउंड की हुई थी, तो एमिटर ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे सप्लाई के हिसाब से लगा हुआ था, ये था प्लस माइनस V सिग्नल है, और ये हमारे पास है 2 किलो ओम। ठीक है जी, और जो ये पॉइंट है ना इसके ऊपर है वोल्टेज VY,
और हमने क्या निकालना है कि जी ये वोल्टेज कितनी है विद रिस्पेक्ट टू वी सिग्नल। तो अब ये हमारे पास टोटल सर्किट जो है ना यहाँ पे बन जाता है इस तरीके से। अच्छा, और एडिशनल क्या चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि जी आउटपुट टर्मिनल जो कलेक्टर है इसके साथ हमने जो है आर ओ को भी कंसिडर करना है। तो आर ओ हमारे पास क्या आती है, वो भी क्योंकि कलेक्टर टू एमीटर ही लगा हुआ है, तो यहाँ से लेके एमीटर के दरमियान में एक 100 किलो ओम का रजिस्टर लगना था, 100 के का। तो वो हमारे पास जो रजिस्टर है वो क्योंकि ये और ग्राउंड के बीच में एमीटर ग्राउंडेड है, तो हम उसको यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया 100 के का। ऊपर से हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि जनाब ये जो 8 के का है ये भी ग्राउंड के बीच में है, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, और ये भी इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में है। तो ये 8 के का और 100 के जो रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हम आगे देख लेंगे। तो अब जो पहली चीज़ हमने निकालनी है यहाँ पे वो हमारे पास है कि जी ये ओवरऑल क्या गेन आएगा वी वाई ओवर वी सिग्नल। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे जनाब कि सबसे पहले यहाँ पे वी बी ई के साथ आना है। वी बी ई हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो वी बी ई निकालनी है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर हमारे पास जो है वी सिग्नल लगा है। तो वी बी ई इज़ इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 2, 4.5 टाइम्स वी सिग्नल आ गया, जिसका मतलब है ये 5/9 बन जाता है रेशो के हिसाब से ना। 5/9 टाइम्स वी सिग्नल जो है ना वो वी बी ई के आप बराबर है। अब यहाँ पर से जो वी बी ई जो है ना वो कलेक्टर करंट जी एम वी बी ई कलेक्टर करंट के बराबर है। अगर हमने कलेक्टर करंट निकालना हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा जनाब जी एम वी बी ई वी बी ई। अब इसमें जी एम की वैल्यू हमारे पास थी 1/25, 1/25, और जो वी सिग्नल वी बी ई की वैल्यू थी वो थी 5/9 वी सिग्नल, 5/9 वी सिग्नल। तो ये 5 इससे कैंसिल हो के जो है ना यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जनाब वी सिग्नल बाय 45। आई सी इज इक्वल टू वी सिग्नल ओवर 45। ठीक है, इतना करंट यहाँ से आ रहा है। अच्छा, अब ये करंट किधर से फ़्लो करेगा, ये ना इसको मैं ज़रा ना रीड्रॉ कर देता हूँ। ये जो 8 के ऊपर को करके बनाया हुआ है ना, ठीक है, वो ज़रा बेहतर तरीके से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वो 8 के और ये 8 के पैरेलल में थे, तो पैरेलल में आने की वजह से उन दो का रिज़ल्ट हो जाएगा 4 के। इसमें ये 100 के वाले को नहीं मैंने शामिल किया, ठीक है। तो 8 इन पैरेलल विद 8 हमारे पास था। जो करंट ने फ़्लो करना है वो सारों में से फ़्लो करना है। करंट कलेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है और इन सारे करंट्स नोड्स में से मतलब कि फ़्लो करना है। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर देखें तो 4K इन पैरेलल विद 100K हो जाएगा। तो ये जो करंट इन सारों के पैरेलल रेजिस्टर में से जो गुजरना था, ऐसे करते हैं इसको, बल्कि ना सबसे बेहतर तरीका यही है लिखने का ताकि आपको याद रहे कि ये उन रेजिस्टर्स के साथ बने हैं। इसको लिख देते हैं 8 इन पैरेलल विद 8 इन पैरेलल विद 100K। ठीक है, ये सारे रजिस्टर पैरेलल में, इनको एक सिंगल रजिस्टर कंसिडर कर सकते हैं। तो अब ये जो करंट फ्लो करना है इसमें से ये होगा हमारे पास 0 नीचे है माइनस वी वाई ऊपर है। 0 माइनस वी वाई इज इक्वल टू 8 इन पैरेलल विद 8 इन पैरेलल विद 100। ठीक है जी, ये आ गया टाइम्स आई सी।
ठीक है, 8 इन पैरेलल विद 100 टाइम्स IC, इसको कर देंगे। IC की वैल्यू हमारे पास थी, तो VY इज इक्वल टू -8 इन पैरेलल विद 8 इन पैरेलल विद 100 टाइम्स V सिग्नल डिवाइडेड बाय 45, जिसके अंदर से ये V सिग्नल को अगर हम अगली तरफ ले जाते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे 45 लिख देते हैं, ओवर V सिग्नल, तो हमारे पास आ गया कि ये VY वोल्टेज कितनी है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल V सिग्नल। ठीक है, ये टोटल हमने इसको कर दिया। अच्छा जी, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है ये भी हम ज़रा निकाल लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आता है रिज़ल्ट कोई -85.47, -85.47। याद रहे कि ऊपर वाला रिज़ल्ट किलो के अंदर है, तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाइड हुआ, एक तरह से हुआ होता है, तो -85.47 वोल्ट पर वोल्ट आ गया रिज़ल्ट इस तरह। जो सेकंड हमसे केस एक पूछा गया था कि जिसमें अगर ये RO ना आ रहा हो, तो अगर ये RO को हम नेगलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें से बस ये 100 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास बाकी सारा रिज़ल्ट, सारा प्रोसीजर उसी तरीके से रहेगा, लेकिन फाइनल के अंदर जो है ना ये सिर्फ 8 इन पैरेलल विद 8 के डिवाइडेड बाय 45 रह जाना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, इसको भी वैल्यूएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है -88.88 वोल्ट बाय वोल्ट। ठीक है, तो ये सारा रिज़ल्ट्स देखने के अंदर हमें पता ये चलता है कि यहाँ पर से जैसे कि ये ख़त्म अगर उस केस में कर देंगे तो हमें पता ये चला कि हम अगर RO को कंसिडर करते हैं अर्ली इफ़ेक्ट को, तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है -85.47, और अगर इसको कंसिडर नहीं करते तो रिज़ल्ट आता है -88.88। तो अगर तो आप लोग कर रहे हैं फर्स्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन, इन केस कि आप एक्चुअल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आ गई है और कोई डिज़ाइन जहाँ पे एम्प्लीफिकेशन आपको करनी है, तो जो है ये हमारे पास जो -88 से या -85.47, इन दोनों के केस में ना क्विक एनालिसिस में अगर ये भी नंबर आ जाए तो आप जो है इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जी इतना तकरीबन इसके आसपास का ही कोई ना कोई रिज़ल्ट है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि आप उसको कहेंगे। और अगर लेकिन है कि कोई बहुत ही प्रिसाइज आपने पहले एस्टिमेशन बाय हैंड कर लिया था, उसके बाद ज़रा डिटेल्ड का एक और एनालिसिस करना था, उसमें ये फिर चीज़ को आप इंक्लूड करेंगे। तो हमें पता चला कि अगर हम इसमें लेकिन नेगलेक्ट कर भी देते हैं ना तो कोई बहुत बड़ा हमारे पास नुकसान नहीं होता। ठीक है, इन अप्रोक्सीमेशन के अंदर। तो इसलिए जो है, जो ये क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ इधर पूछी गई थी कि जनाब हमारे पास जो है क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें पता चला कि जी इतना नहीं फ़र्क, ये पड़ेगा कि जनाब -88.88 हमें जो है वो नज़र आएगा विदाउट RO, और RO के साथ है -85.47 वोल्ट बाय वोल्ट। ये आ गया हमारे पास विद RO, और ये हमारे पास आ गया था विदाउट RO। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो है लेक्चर फिनिश करता हूँ। जो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो मैं जो है आंसर इसमें कर सकता हूँ अभी।